Hello, good morning students. Today we have start topic primary and secondary मेटाबॉलाइट्स, प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय। आज हम इसको समझेंगे। टुडे वी हैव अंडरस्टूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स क्या होता है। देखिए, ऑल बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जीवित कोशिका के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो सब क्या कहलाती है? उपापचय। या मेटाबॉलिज्म। इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। एक बार और अंडरस्टूड कर लीजिए इसको। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज नोन एज ऑल बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली या जितनी भी केमिकल जैव रासायनिक बोलते हैं इसको हम, बायोकेमिकल एक्टिविटी को हम बोलते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। तो जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं किसके अंदर? लिविंग बींग्स के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर। दीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। शॉर्ट में हम इसको यही बोलेंगे कि होने वाली आपकी समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में बी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? इट हैज टू टाइप। अब ये टू टाइप की होती है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। सबसे पहली तो होती है कैटाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं अपचय, और दूसरी होती है एनाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं उपचय। ये अपचय जो है पहली वाली, ये एक तरह से डिस्ट्रॉय रिएक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन रिएक्शंस भी बोलते हैं इसको, एक्टिविटी भी बोलते हैं। और ये जो है सिंथेसाइज एक्टिविटी होती है, संश्लेषणात्मक अभिक्रिया या संरचनात्मक अभिक्रिया, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। इसमें तो उपचय में तो एक संरचना बनती है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स यौगिक कंपाउंड फॉर्म होता है, और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ये ध्यान रखना। अपचय जो है विनाशकारी अभिक्रिया है और उपचय जो है संरचनात्मक अभिक्रिया है। ये तो संरचना बनाती है, एक बृहद अणु का निर्माण करती है, यानी बिग मॉलिक्यूल्स या बिग कंपाउंड फ्रेम करती है। और उपचय जो है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करती है, यानी एक तरह से हम इसको सिंपल वे में विनाशकारी अभिक्रिया भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि अपचय जो है विनाशकारी अभिक्रिया और उपचय है आपकी संरचनात्मक अभिक्रिया। क्लियर? यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है अपचय के लिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होता है, या जैव अणु, बड़ा जैव अणु जो होता है, या कंपाउंड, हम मैक्रो कंपाउंड भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोले। मैक्रो कंपाउंड्स को क्या करती है? डीकंपोज करती है या ब्रेक डाउन करती है। इसको क्या करती है? बिग कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके और उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है? फॉर्म क्या बनाती है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे अणु फॉर्म करती है या स्मॉल कंपाउंड की फ्रेमिंग करती है, तो उसको हम कहते हैं अपचय। और एनाबॉलिज्म में ये ऐसी उपापचय अभिक्रिया है जिसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर सिंथेसाइज, एक साथ एकत्रित होते हैं और एक संरचना बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रेम करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एनाबॉलिज्म। तो अब क्लियर हो गया व्हाट डू मीन कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट डू मीन एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज नोन एज, ये क्या है? कैटाबॉलिज्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके और फॉर्म स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड फ्रेम करना। और एनाबॉलिज्म सिंथेसाइज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करके और किसको फॉर्म करती है? बिग या मैक्रो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, दोनों हो सकते हैं आपके। तो इन दोनों के मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं जनरली वे में, जो आपकी फिजियोलॉजी में पढ़ने में आएंगे। ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों में आते हैं ये, क्योंकि रेस्पिरेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो ह्यूमन में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। बोथ दी स्ट्रक्चर्स दे आर कंटेन विच एक्टिविटी? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी एक्टिविटीज है दोज आर कंटेन in present of plant and
ह्यूमन या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका मैंने एग्जांपल दिया है कैटाबॉलिज्म का और एनाबॉलिज्म का आपके रिएक्शन के जरिए, कि इसमें जो कैटाबॉलिज्म है इसमें आपको क्या बताया था, मैक्रोमोलेक्यूल। तो ये जो ग्लूकोज जो है या अदर वे में इसको हम शर्करा मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, या केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बोले हम तो कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। इट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, या एक जटिल यौगिक होता है ये जो 3 एलिमेंट्स का बनता है, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर के एक जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रेम करते हैं, और दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। क्लियर? एक तरह से खाद्य पदार्थ होता है। इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तदनुपरांत यानी आफ्टर दैट उसके बाद में स्मॉल कंपाउंड फ्रेम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कंपाउंड, जल का यौगिक बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैक्रोमोलेक्यूल्स जो हुआ वो ब्रेक डाउन हुआ, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 2 स्मॉल कंपाउंड फ्रेम होते हैं। तो इसको ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब देखिए इसमें दूसरी है आपके एनाबॉलिज्म रिएक्शन, ये वाली। एनाबॉलिज्म रिएक्शन में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, या सॉरी, तो ये स्मॉल कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं। कौन कौन से 2 स्मॉल कंपाउंड लिए हमने, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्मॉल कंपाउंड लिया और एक वाटर का। इन दोनों को मीट टुगेदर यानी दोनों आपस में रिएक्ट करके और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रेम करते हैं, शर्करा यौगिक बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, कम आउट होती है एटमॉस्फेयर में। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में होता है और ये आपकी रेस्पिरेशन है। और ये दोनों रिएक्शन जो है हम इसको रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस भी बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन 10th क्लास, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से चलती है जो, वो कहलाती है। तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है एक तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड की है। अगर हम इसको इस तरह से यहाँ से इसको ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 और H2O बनता है। और इन दोनों को अगर हम ले लें इस तरह से चले तो आपकी क्या बनेगा, ये जो क्रियाफल देख रहे हैं आप ऐसी कैसी ये बन जाएगा। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है, यानी आई मीन्स रिवर्सिबल भी कहलाती है। खैर ये तो आपकी बात की बात है, लेकिन आप बस ये ध्यान रखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसे कहते हैं, और ये कितने टाइप्स का होता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के, ये मेटाबॉलिट्स क्लियर हो गया। अब प्राइमरी क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, इसको समझेंगे कि प्राइमरी मेटाबॉलिक, व्हाट यू मीन प्राइमरी मेटाबॉलिक और व्हाट यू मीन सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स। प्राइमरी ये मेटाबॉलिक्स का देखिए कि ये जो है मेटाबॉलिक जो पाथवे है ये 2 टाइप्स का है, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी 2 पाथ है इसके। सबसे पहले प्राथमिक का देखिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लाइफ के अंदर बहुत आवश्यक होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक। इनका फॉर्मेशंस और जो यूज जो है वो कंटिन्यू होता रहता है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये है आपके कार्बनिक एसिड एंड विटामिन्स आदि, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गेनिक एसिड एंड विटामिन्स, दीज आर बिलोंग टू प्राइमरी मेटाबॉलिक। इसी तरह से द्वितीयक मेटाबॉलिक्स का देखिए, सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स जीवधारियों के जीवन के लिए ये भी बहुत आवश्यक, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इनकी आवश्यकता होती है। जीवधारियों में इनका जो परिपथ जो है बायोकेमिकल पाथ जो है चलता रहता है, ये भी निरंतर चलते रहते हैं। तो इन द्वितीयक परिपथ में या उपापचय परिपथों से निर्मित पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स कहते हैं। और ये सजीवों हेतु वैसे तो अनुपयोगी होते हैं, कोई ऐसी इनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है
प्रमुख प्रकार के हैं, मैंने यहाँ पे इनकी भी लिस्ट फ्रेम की है डायग्राम्स इसमें बोर्ड पर। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता रही हूँ एल्केलॉइड्स, ज़्यादा जरूरी नहीं है ये जीव के लिए, और एल्केलॉइड्स में नाम आता है मॉर्फिन, कोडीन आदि। सेकेंडली है एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक पदार्थ ये होते हैं एंटीबायोटिक्स। थर्ड है असेंशियल ऑयल, जिसमें सिट्रोनेला, लाइम ग्रॉस ऑयल ये है। टॉक्सिन के अंदर रिसिन एंड एब्रिन, और इसके अतिरिक्त टॉक्सिन के अतिरिक्त लैक्टिन, ड्रग्स, पॉलीमर्स, रबड़, पॉलीमर्स में फिर आपके रबड़ आएगा, सैंड एंड पिगमेंट वर्ण। तो दीज आर बिलोंग टू सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स, ये कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके ये सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स हैं। अब देखिए द मोर एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड होते हैं, स्मॉल एंड बिग, कुछ बड़े भी होते हैं एंड छोटे, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acid, sugar, etc. इसमें तो sugar and amino acid और fats and oil, इसको हम lipids भी कहते हैं, nucleic acid, these compounds are called primary metabolites। ये सारे क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मेटाबॉलिट्स कहलाते हैं, जितने भी मैंने आपको अभी नाम बताया। However, when one analyze plants, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these are called primary metabolites। Example, अब ये तो सारे प्राइमरी हो गए आपके मेटाबॉलाइट्स, जिसके नाम सारे ऊपर आ गए थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अमीनो एसिड, शुगर, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी कंपाउंड हैं। अब अदर कंपाउंड जो है एल्केलॉइड्स, ये फ्लेवोनॉइड्स, रबर, असेंशियल ऑयल, सैंड्स, गम स्पीसीज, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। तो आपकी बुक में इसकी भी टेबल दे रखी है, पेज नंबर 146 पर आप देखिएगा, ये टेबल मिल जाएगी। कौन से जो मैंने नाम बताया सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स के 9.3 टेबल है, और पेज नंबर 146 पर दी हुई है ये। तो वाइल प्राइमरी मेटाबॉलिक्स, अब देखिए ये क्लियर हो गया अपना। अब वाइल प्राइमरी मेटाबॉलिक्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस, इनके फंक्शंस होते हैं, एंड प्ले नो रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वी डू नॉट एट द ये मूवमेंट understand the role of functions of all secondary metabolites in host organisms. However, many of them are useful to human welfare। ह्यूमन वेलफेयर के अंदर काफ़ी यूज में आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी। जैसे एग्जांपल आपको बता ही दिया, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सैंड्स एंड पिगमेंट। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है लाइफ में। तो इन लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। इसको आप बाद में भी पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया अपना प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स।